नमस्कार बच्चों, मैं एसकेवी पुटकला से मीता जुनेजा पीजीटी इकोनॉमिक्स आज इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत खास चैप्टर टेक्निकल भी है और वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर। आज हम इस चैप्टर को मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से या ये कह लूँ आपकी आसानी के लिए इस चैप्टर को 12 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अपने नोट्स की हेल्प से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी और जो करवाऊंगी एग्जाम में उसी से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं अपनी स्क्रीन पर अपने नोट्स को जो रखने वाली हूँ वो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, आप चाहें तो उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। बच्चे, सबसे पहले हम समझते हैं विदेशी विनिमय क्या है। एक्चुअली चैप्टर का नाम है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेकिन एक्चुअली विदेशी विनिमय है क्या ये पता होना चाहिए। फिर दर ऐड करेंगे, इसके साथ रेट ऐड करेंगे। तो विदेशी विनिमय का मतलब हमारे देश की करेंसी के अलावा जितने भी देशों के साथ हम लेन देन करते हैं उन सब की करेंसी, अपने देश की करेंसी के अलावा अन्य जितने भी देश हैं उनकी करेंसी को, मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय कहते हैं। लेन देन, मुद्रा का लेन देन, उसे विदेशी मुद्रा कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे देश की करेंसी क्या है, उसे डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं, घरेलू मुद्रा क्या है, रुपया, है ना। लेकिन आप अगर बात करें यूएसए की करेंसी तो यूएसए की करेंसी है डॉलर। ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड। चाइना की करेंसी क्या है, येन। इस तरीके से हर देश की अपनी अपनी करेंसी है ना। तो हमारे देश की करेंसी घरेलू मुद्रा हो गई, डोमेस्टिक करेंसी हो गई। इसके अलावा जितने भी दूसरे देशों की करेंसी हैं वो सारी की सारी क्या होगी, विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, विदेशी विनिमय दर, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। विदेशी मुद्रा अलग वर्ड है, विदेशी विनिमय दर अलग वर्ड है, दोनों अलग चीजें हैं। दर आते ही दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। विदेशी विनिमय दर अब बता रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो क्या है। मैं अगर 100 रुपया देती हूँ तो उसके बदले में मुझे डॉलर कितने मिलेंगे, यानी रुपया और डॉलर। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डॉलर लिया। आप किसी भी विदेशी मुद्रा को कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं। आप पाउंड रख सकते हैं, येन रख सकते हैं, युआन रख सकते हैं, दिनार रख सकते हैं, कोई भी और विदेशी मुद्रा रख सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डॉलर ले लिया एग्जाम्पल, जो यूएस की करेंसी है। तो अगर मैं दोबारा से एग्जाम्पल को फिनिश करती हूँ, रीस्टार्ट करती हूँ कि अगर मैं 70 रुपये देती हूँ और उसके बदले में मुझे $1 मिलता है, तो डॉलर और रुपए का ये जो लेन देन है, डॉलर और रुपए का एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। आप $1 कितने रुपए में प्राप्त कर रहे हैं, 70 रुपये में, तो $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपया। ये हो गया विदेशी विनिमय दर। एक पाउंड, अब मैं बदल रही हूँ, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू हो गया सपोज 90 रुपीज। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू ₹90। तो ये भी है विदेशी विनिमय दर, और विदेशी विनिमय दर हर करेंसी के साथ अलग अलग इस्टेब्लिश होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको फॉरेन एक्सचेंज क्या है और दूसरी चीज फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दोनों के मार्क्स अगर आता है तो अलग क्वेश्चन है ये, तो अलग अलग से आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी। मैं बायलिंगुअल रहूंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पॉइंट्स क्लियर करती जाऊंगी ताकि दोनों मीडियम्स के लिए आसानी हो जाए इससे। अब मैं अपने नोट्स के जरिए आपको क्लियर करती जाऊंगी एक एक पॉइंट, ठीक है। तो चलिए मेरे नोट्स से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नोट्स की हेल्प से पढ़ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है। तो लेट स्टार्ट। मैंने 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मीनिंग क्या है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज क्या है? तो देखिए, इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज। मैंने अभी बताया, हमारे देश की करेंसी को छोड़कर, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर बाकी दूसरे सभी देशों की करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अपने देश की मुद्रा को छोड़कर अन्य सभी देशों की मुद्रा को विदेशी मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज। सिंबल याद है ना रुपी का, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज क्या है, यानी विदेशी मुद्रा क्या है? विदेशी मुद्रा है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, ब्रिटेन में पाउंड होता है, यूएसए में डॉलर होता है, रशिया में रूबल है, चाइना में येन है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग देशों की जो करेंसीज हैं वो विदेशी मुद्रा है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? अभी तो फॉरेन एक्सचेंज था, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? विदेशी विनिमय दर। देखो जरा ध्यान से, ये फॉरेन एक्सचेंज है, खाली विदेशी विनिमय, और यहाँ पर क्या है? विदेशी विनिमय दर। ये दर या रेट वर्ड का डिफरेंस है, ध्यान रखना, यही हम एक नंबर खो देते हैं गड़बड़ समझकर। तो क्या है विदेशी विनिमय दर? इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर अदर। अभी मैंने बोला, आपको बताया था कि वो दर, वो रेट या वो दर जिस पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की मुद्रा या करेंसी के साथ बदली जा सके, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे $1 60 का है या £1 70 का है। और ये तो मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए लेट करके लिया है, मानना है, ये माना, एग्जैक्ट नहीं है। और मैं चाहूंगी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार गूगल जरूर कीजिए कि डॉलर की एग्जैक्ट वैल्यू आज की डेट में कितनी है और पाउंड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। आपको पता चलना चाहिए विदेशी करेंसी क्या है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में हमारे पास है करेंसी डेप्रीसिएशन एंड एप्रीसिएशन। करेंसी का डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन क्या होता है? हिंदी में बोलूं तो मुद्रा का मूल्य ह्रास और मुद्रा का अधिमूल्यन। ये है डेप्रीसिएशन और ये है एप्रीसिएशन। तो जरा समझे इसको, थोड़ा पहले टेक्निकल समझते हैं, थ्योरी में बाद में समझेंगे। $1 की वैल्यू मान लीजिए ₹70 है आज की डेट में, या कल थी ऐसा मानते हैं। $1 की कल की डेट में वैल्यू थी ₹70। पर आज की डेट में जब मैंने अखबार उठाया और देखा कि $1 कितने का है, तो मुझे पता चला, आपको पता है ना अखबारों में वैल्यूज आती हैं, डॉलर की, पाउंड की, गोल्ड की, इस तरह से वैल्यूज आती हैं। तो $1 की वैल्यू थी 74 रुपीज। अब इसका मतलब समझे, 70 से 74, इसका मतलब ये है पहले आप 70 रुपए देते थे तो $1 मिल जाता था आपको, लेकिन अब 74 रुपीज देंगे तब आपको $1 मिलेगा। तो क्या हमारे देश की करेंसी के लिए ये अच्छा हुआ? क्या हमारे देश के लिए सही है? क्या हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई? एक बार देखने में और सुनने में आप कहेंगे हाँ जी मैम, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसका असर देखिए जरा क्या है। इसका असर कुछ ऐसा है कि पहले मान लीजिए आप $1 से 4 एप्पल्स खरीद सकते थे, अमेरिका के 4 एप्पल्स, तो आप अपने देश से 70 रुपए भेजते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से $1 लेते थे, क्योंकि आपको पता है डॉलर्स किसके पास होते हैं या कोई भी करेंसी, फॉरेन करेंसी किसके पास है? आरबीआई के पास। तो आपने पहले 70 रुपए दिए, आरबीआई से $1 लिया और $1 से आपने यूएसए के 4 एप्पल्स खरीद लिए। अब क्या हुआ? अब आप गए आरबीआई के पास, 70 रुपए पकड़ाए 4 एप्पल लेने के लिए। अगले दिन आरबीआई कहता है नहीं जी 70 नहीं चलेंगे, अब तो 74 रुपीज दीजिए। आप परेशान, अच्छा 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, एप्पल वही है, $1 का 4 एप्पल आता है, लेकिन पहले आप तो 70 में बात बना रहे थे, अब आपको कितना चाहिए? 74। तो क्या आपके लिए अच्छा है? नहीं ना। यानी आप तो कहेंगे हमारे रुपए की वैल्यू तो क्या हो गई? कम हो गई। एक वही मिले, वही 4 एप्पल, पर पहले 70 में मिलते थे, अब 74 में। तो इसे कहते हैं मुद्रा का मूल्य ह्रास। उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट उल्टा चल रहा है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये डिक्रीज वर्ड है, पर यहाँ देखिए इंक्रीज दिखाई देता है। ये कैसे मैंने समझाया, ठीक है। और इसी का इम्पैक्ट जरा देखते हैं, या इसी का ऑपोजिट पहले देख लेते हैं, मुद्रा का अधिमूल्यन देख लेते हैं। अधिमूल्यन में फिर प्रैक्टिकली समझाती हूँ। मान लीजिए कल $1 70 रुपए का था, आज वही $1 69 का हो गया।
देखिए आपको तो लग रहा है रुपए में कमी हो रही है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये अधिमूल्यन है, एप्रिसिएशन है। कैसे? दोबारा अपने एग्जाम्पल को उठा लो। आप 70 रुपीज कल दिया आपने, $1 लिया आरबीआई से, और उस $1 से यूएसए से आपने 4 एप्पल ऑर्डर करके मंगवा लिए। आज आप आरबीआई के पास गए, आपने आरबीआई को कहा 70 रुपए देने लगे, और आरबीआई को बोलते हैं $1 दे दो भाई, एप्पल्स खरीदने हैं मुझे यूएसए से। आरबीआई ने उस 70 में से ₹1 वापस कर दिया और बोले कि 69 का हो गया $1। आप 69 रुपीज दो, ₹1 अपने घर रख लो। आप तो खुश कि वही 4 एप्पल अब आपको 69 में मिल रहे हैं, तो आपके रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाता है, देखिए यहाँ बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ऑपोजिट दिखाना है, तभी बढ़ा हुआ माना जाएगा। अब बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, जिन्हें मैं क्लियर कर रही हूँ। देखिएगा जरा, क्या असर पड़ेगा मूल्यह्रास का और अधिमूल्यन का निर्यात पर और आयात पर? यानी यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा चेन इफेक्ट कहती हूँ, मैं इसे लिखा नहीं है, मैंने चेन बना दी है। देखिए जरा कैसे, जैसे ही आपका $1 70 रुपए से 74 रुपीज का हुआ, यानी आपको ज्यादा पैसे देने लगे वही 4 एप्पल खरीदने के लिए, तो क्या हुआ? तो पहले इसको समझते हैं। मैं एप्पल की बात करती हूँ। तो फॉरेन गुड्स महंगी हो गई, यानी एप्पल क्या हो गए? महंगे हो गए। अब जब एप्पल महंगे हो गए तो आपको अच्छा नहीं लगा कि अरे भाई पहले 70 में बात बन जाती थी, अब 74 देने पड़ेंगे, तो आपने एप्पल्स की डिमांड कम कर दी पहले के मुकाबले। आप कम, आपको पता है ना, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग क्या कर देते हैं? कम। आपने उसकी डिमांड कर दी कम। अब जैसे ही डिमांड कम कर दी, यानी फॉरेन कंट्री से कम खरीदना शुरू किया। बच्चों, जब हम फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदते हैं तो उसे आयात या इंपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट क्या हो गए? कम। तो क्वेश्चन आता है कि अगर फॉरेन करेंसी में का मूल्य ह्रास हो जाए, डेप्रिसिएशन हो जाए, तो इंपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम। कैसे लिखेंगे? ये समझ के लिखेंगे, ऐसे नहीं चेन इफेक्ट देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखना आपको पॉइंट बनाकर है, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसका असर अगर एप्रिसिएशन हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, वो भी देख लो। अब मान लीजिए वही जो $1 70 का था वो हो गया 69 का, यानी एप्पल खरीदने के लिए अब 69 रुपीज देने पड़े। खुश हो गए आप? तो फॉरेन गुड आपको सस्ती लगने लगी। चीपर वर्ड है, चीपर का मतलब यहाँ घटिया नहीं है, चीपर का मतलब है सस्ता। फॉरेन गुड सस्ते लगने लगी, ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ सस्ता वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे देश में उन फॉरेन गुड्स की डिमांड, फॉरेन गुड्स का मतलब विदेशों में बनी हुई वस्तुएं, फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे। तो एप्रिसिएशन से, अधिमूल्यन से आयात बढ़ता है और डेप्रिसिएशन से यानी कि मूल्यह्रास से आयात कम होता है, ठीक है। ये तो आयात की बात हुई। अब बात करते हैं निर्यात पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझें। अब बात करते हैं निर्यात पर, यानी एक्सपोर्ट पर। निर्यात क्या होता है? जब हम अपनी वस्तु विदेशों में बेचें तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, यानी निर्यात। पैसा आता है इससे, निर्यात करने से। अब ऐसे समझो, अब मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा घुमाती हूं मैं। कैसे घुमाती हूं जरा देखो। मान लीजिए पहले हम अपने देश की वस्तु बाजार में बेच रहे हैं, फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं, अपने देश की वस्तु फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं। मान लीजिए हम राइस बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं। पहले हम 70 रुपीज लेते थे, हम कहते थे कि भाई चावल जो है वो $1 का है, ठीक है, तो $1 का 70 रुपए किलो चावल है, ऐसा हमने कहा 70 रुपीज केजी चावल है। अगर 70 रुपीज केजी चावल है तो क्या होता है? वो $1 देंगे हमें, क्योंकि $1 70 रुपीज का है, वो $1 देंगे, हम उन्हें 1 किलो चावल दे देंगे। इसको ना मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ये मैंने बनाया है यहाँ, देखिए आप जरा ध्यान से। मैं एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट बताती हूँ। $1 70 रुपीज का था और मैंने ये मान के चला, या चावल की जगह चना ले लिया मैंने कि 70 रुपए किलो है 1 किलो चना, और फॉरेन कंट्री हमसे चने खरीद रही है।
जैसे ही पहले वो $1 देते थे यानी 70 रुपए देते थे, हम उन्हें 1 किलो चना प्रोवाइड कर देते थे। अब $1 हो गया 72 रुपीज का, यानी अब वो $1 देंगे तो अब 72 रुपीज, ध्यान से देखिएगा $1 कितने का हो गया 72। तो जब $1 72 रुपीज का हो गया, इसका मतलब जैसे ही मेरे हाथ में $1 आया तो मुझे 70 के साथ 2 रुपए और मिले, 72 रुपए मिले। उन्होंने तो $1 ही भिजवाया, पर मेरे हाथ में 72 रुपीज आए। मैंने उन्हें क्या दिया, 1 किलो चना प्लस थोड़ा सा और चना, वो जो 2 रुपए बचे थे उसका। 1 किलो चना तो था ही 70 रुपए का, 2 रुपए का और दे दिया मैंने चना। उनके पास ज्यादा चना पहुंच गया, खुश हो गए वो। जैसे ही खुश हुए, चने की मांग बढ़ गई। फॉरेन कंट्री में मान लीजिए यूएसए वाले हैं, चना खा रहे हैं, चने की मांग बढ़ा दी। चने की मांग बढ़ा दी तो मेरे यहाँ की एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, यानी निर्यात बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूल्यह्रास होता है तो उससे निर्यात बढ़ जाती है। और अगर अधिमूल्यन होता है, अप्रिसिएशन, तो निर्यात कम हो जाएंगे। कैसे, देखिए $1 70 रुपए का था, वही 70 रुपए किलो चना था। उन्होंने पहले $1 दिया मुझे, यानी मेरे हाथ में पहुंच गए 70 रुपए। मैंने उन्हें 1 किलो चना दे दिया। $1 दिया उन्होंने, यानी उन्होंने कितने रुपए दिए, 70 रुपए। मैंने 1 किलो चना दे दिया। अब भी वो $1 ही दे रहे हैं, लेकिन अब 65 रुपीज का हो गया $1, यानी मेरे हाथ में कितने रुपए आए, 65। मैं कहूंगी ना भाई, मेरे हाथ में तो 65 रुपीज आया, मेरा तो 1 किलो चना 70 रुपए का है, कम पैसे आए हैं, तो 1 किलो से तो कम दूंगी मैं। 1 किलो चने से कम मिल रहा है। उन्होंने पिछली बार $1 दिया, 1 किलो चना मिला। इस बार $1 दिया, वो तो बेचारे $1 दे रहे, पर 1 किलो से कम चना मिला। कहेंगे ना भाई महंगा हो गया चना, वो ये बोलेंगे। कौन, यूएसए वाले, यानी कि फॉरेन डिमांड करने वाले लोग, फॉरेन कंज्यूमर्स। तो चने की मांग कम कर देंगे वो, क्योंकि उनको महंगा लगेगा, तो मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा कम, यानी निर्यात हो जाएगा कम। यही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी आपको। यहाँ देखिए दोबारा से कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पर, कि जैसे ही आपका डेप्रिसिएशन होगा वैसे ही डोमेस्टिक गुड्स सस्ती हो जाएंगी, फॉरेनर ज्यादा डिमांड करेंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक गुड्स महंगी हो जाएंगी, फॉरेनर्स कम डिमांड करेंगे हमारी गुड की, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, निर्यात हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट हमारा है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का किसके ऊपर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो मैं कह रही हूँ, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में फर्क, यानी अवमूल्यन वर्सेस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास हो या अवमूल्यन हो, दोनों का एक ही मतलब है, रुपए की या आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है एज कंपैरेटिव टू फॉरेन करेंसी। लेकिन एक छोटे से वर्ड ने, एक छोटे से फर्क ने दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया है। जरा देखें, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी घरेलू मुद्रा की कीमत में जब कमी आती है, किस कारण से, विदेशी मुद्रा के कंपैरेटिवली अगर हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसकी कीमत में कमी आती है, किस लिए, गवर्नमेंट के कारण। यानी अगर मेरे देश की गवर्नमेंट जानबूझकर $1 की वैल्यू जो कि पहले थी 70 रुपए अब कर देती है 74, ये कमी है, याद रखना। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे कहते हैं अवमूल्यन। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यानी कि मुद्रा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा अगर $1 की वैल्यू, डॉलर का सिंबल लगा रही हूं मैं, $1 की वैल्यू 70 रुपए से अपने आप घट के हो जाती है 74 रुपए। याद है ना, अभी समझाया मैंने कि ये बढ़ना नहीं है, घटना है रुपए की वैल्यू, तो इसे मूल्यह्रास कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गवर्नमेंट यानी सरकार अगर मूल्य कम कर रही है तो मूल्यन, और मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अगर मूल्य कम हो रहा है तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। ये आपसे 1 नंबर से लेकर और 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ये वाला टॉपिक। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी विनिमय किन किन कारणों से होती है। ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, ये कहता है टॉपिक कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे हमारे देश के लोग फॉरेन करेंसी मांगते हैं, डिमांड करते हैं, डॉलर की या युआन की, येन की या दिनार की, क्यों मांग करते हैं।
तो किस लिए करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको। आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं, अब अगर आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं या लंदन घूमने जा रहे हैं तो रुपया नहीं चलेगा वहां पर खरीदारी करने के लिए। आपको अपने आरबीआई से यहां से पैसा कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिस भी देश में आप जा रहे हैं उस करेंसी को खरीदना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके एजेंट से, और फिर वहां जाकर आप उसी करेंसी का यूज करेंगे। यानी विदेशी भ्रमण करने के लिए आपको दूसरे देश की मुद्रा की जरूरत होगी टूरिज्म के लिए। इसके अलावा अगर आप फॉरेन गुड्स खरीदना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यूएस से शैम्पूज परचेज करना चाहते हैं, तो अगर आप शैम्पू परचेज करना चाहते हैं तो जो कंपनी शैम्पू बना रही है, जानते हैं वो क्या करेगी, वो कहेगी मुझे रुपए में नहीं डॉलर में पेमेंट कीजिए। अब आप लोगों को शायद इतना पता ना चलता हो, लेकिन जो दुकानदार जिनसे आप इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं, जब वो पेमेंट करते हैं डायरेक्ट फॉरेन कंट्री के दुकानदारों को या फैक्ट्रीज को या कंपनीज को, तो उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो करेंसी चाहिए ना, आरबीआई से मांगते हैं ना कि हमें डॉलर दो ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकें या फॉरेन कंट्री में घूमने जा सकें या फॉरेन कंट्री में कोई बिल्डिंग या कोई शॉप खरीद सके या किसी कंपनी के शेयर खरीद सके। उसे कहते हैं परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में आपका ब्रदर रहता है, वहीं पढ़ने गया है, वहीं जॉब कर रहा है, तो डैडी चाहते हैं कि चलिए उसको वहीं पर घर दिलवा देते हैं। अब यहाँ से तो घर लेकर नहीं दोगे ना, भेजोगे, अमेरिका में घर लेकर देना है, तो पापा ने यहाँ से जो पैसा भेजा उसको उससे घर नहीं खरीदेंगे, यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके तब वहां पर भाई के पास पैसा पहुंचेगा। इसका मतलब डॉलर की डिमांड कर रहे हैं आपके फादर। तो हम पढ़ यही रहे हैं कि डिमांड क्यों हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की। तो दूसरे देशों में संपत्तियां खरीदने के लिए भी आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए विदेशों में आपको हस्तांतरण भुगतान देना है, जैसे मान लीजिए नेपाल में भूकंप आया और वहां पर आप दान देना चाहते हैं वहां के लोगों को, तो नेपाल में तो आपका रुपया चलेगा नहीं, आपको पहले आरबीआई से अपने रुपए को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेपाली रुपए में, और इसका मतलब आपने नेपाली रुपए की मांग की आरबीआई से, ठीक है, तब आप वो दान देंगे। हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर होता है एक तरफा पेमेंट, जैसे आपको कुछ नहीं मिल रहा सामने वाले से, पर यू आर गिविंग सम पेमेंट टू देम। दान इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ये इसी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन करेंसी के लिए, यानी कि विदेशी मुद्रा के मूल्यों पर सट्टेबाजी के लिए भी हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। अब जरा इसको भी समझ लो। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको $1 आज की डेट में लग रहा है कि 70 रुपए का है, और ये स्टडी से एनालाइज करके आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डॉलर कल या परसों तक 75 का हो जाएगा। अब आप इसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी, भविष्य के लिए अंदाजा लगाना और अंदाजा लगा के प्रॉफिट कमाना। तो आज आपने क्या किया, आप आज आपने $1 खरीद लिया। जब आपने $1 खरीदा तो 70 रुपए देने पड़ेंगे। $1 खरीदने के लिए आप डॉलर की मांग कर रहे हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्यों खरीदा आपने, ताकि आप 2 दिन बाद उसे 74 रुपीज में बेचकर 4 रुपए का प्रॉफिट कमा सके। इसे कहते हैं सट्टेबाजी। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, पर आप उम्मीद पे दुनिया कायम वाला कॉन्सेप्ट है। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए आज आपने $1 खरीदा मतलब डिमांड किया। तो हमने पढ़ा किन किन कारणों से फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, ये मैंने 5th पॉइंट में एक्सप्लेन किया है आपको। और अब आ जाइए 6th पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि किन किन कारणों से फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। तो ये बहुत इजी है। हम जिन कारणों से फॉरेन करेंसी में पैसा खर्च करना चाहते हैं, अगर उसका ऑपोजिट कर दें कि फॉरेनर्स अगर उन्हीं कारणों से हमारे देश में पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो वो अपना डॉलर लेकर आएंगे और हमारे यहाँ पेमेंट करेंगे रुपया लेने के लिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से बुक्स बेचना चाहते हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक्स इतनी अच्छी हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं, तो वो एनसीईआरटी की किताबें फॉरेनर्स परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन के बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्या भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, है ना। तभी जो एनसीईआरटी है वो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगी, तो डॉलर आ गया ना यहाँ पर, तो डॉलर की सप्लाई हो गई। अगर गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें हमारे से खरीदनी है या हमें बेचनी है, निर्यात करते हैं, तो
इसके अलावा अगर फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आए तो अपनी करेंसी लेकर आएंगे। देखो मैं डॉलर का नाम ले रही हूँ, ये सिर्फ एक सिंप्लिसिटी के लिए, आप किसी भी करेंसी को यूज कर सकते हैं यहाँ समझने के लिए। अब सपोज फॉरेनर्स यहाँ अगर घूमने आते हैं तो उन्हें रुपया चाहिए। अब मान लो चलते चलते फॉरेनर्स जो है वो लाल किला देख रहे हैं, अब लाल किला देखते देखते भुट्टा खाने का मन कर गया उनको, तो अब भुट्टे में वो डॉलर तो देंगे नहीं ना भुट्टे वाले को, ऑब्वियस ही बात है, तो उनको रुपया चाहिए। तो वो जैसे ही इंडिया में कदम रखते हैं एयरपोर्ट से ही डॉलर कन्वर्ट करवा लेते हैं रुपए में। तो क्या हुआ, आरबीआई के हाथ में डॉलर आ गया ना, तो ये आ गया, डॉलर की पूर्ति हो गई, सप्लाई हो गई डॉलर की इंडिया में। इसके अलावा अगर वो हमारे देश में किसी भी तरह के हस्तांतरण भुगतान भेजते हैं, कोई मदद भेजते हैं हमारे देश को, तो वो अपने फॉरेन करेंसी में भेजेंगे और हम आरबीआई से कन्वर्ट रुपये में करवा लेंगे। तो आ गई ना फॉरेन करेंसी देश में। अगर वो हमारे देश में कुछ खरीदना चाहते, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कुछ संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई होटल परचेज करना चाहते हैं, तो अपने देश से वो अपनी करेंसी भेजेंगे और हमारे देश में परिसंपत्तियां खरीद लेंगे। इसके अलावा अगर वो भी सट्टेबाजी करना चाहते हैं, अगर ऐसा लग रहा है उन्हें कि $1 आज सपोज $1 खरीद लें आज 70 रुपए का, और खरीदने का मतलब क्या हुआ, वो वहां से $1 भेजेंगे तो 70 रुपए मिलेंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक हफ्ते बाद यही $1 जो उन्होंने आज यहाँ बेचा और 70 रुपए मिले, अगर सपोज उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू कुछ बढ़ने वाली है, तो वो सपोज इस तरीके से अगर उनको अगर ऐसा लगता है प्रॉफिट होने वाला है, तो वो स्पेक्यूलेशन के लिए करेंसी भेज सकते हैं हमारे देश में, यानी हमारी करेंसी से फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर स्पेक्यूलेशन, फॉर सट्टेबाजी। तो ये हमने पढ़ा किन किन कारणों से मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारे देश में होती है। अब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी 11th क्लास में, और वहां मांग और पूर्ति वक्र पढ़े थे। अब बोलेंगे मैडम वो तो वहीं छूट गए थे। नहीं भाई, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आज भी हम मांग और पूर्ति वक्र पढ़ने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर्व पढ़ने वाले हैं फॉरेन करेंसी के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। देखिए जरा, विदेशी मुद्रा की मांग, मैं पहले मांग वक्र बता रही हूं, मैंने एक्स एक्सिस पढ़ लिया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत मैंने वाई एक्सिस पढ़ ली। तो अगर मान लीजिए विदेशी मुद्रा यानी $1, यहां पर मैं डॉलर का प्राइस ले रही हूं, आर लिख रही हूं, और यहां पूर्ति $1 सपोज अगर ₹R का है तो मैं $Q की मांग करती हूं। अगर डॉलर सस्ता होकर R1 हो जाएगा तो मैं ज्यादा डॉलर की मांग करूंगी, Q1 की करूंगी। तो ये दोनों पॉइंट्स ए और बी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मांग वक्र बन जाएगा। तो आप देखिए कीमत कम होने से डॉलर की मांग बढ़ गई, फॉरेन करेंसी की मांग बढ़ गई, इसलिए मांग वक्र लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे गिर रहा है। कैसे, बाईं ओर से दाईं ओर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ नीचे गिर रहा है, ढालू है। जैसा सिंपल मांग वक्र आपका वस्तुओं का होता था, ऐसे ही विदेशी मुद्रा का है। पूर्ति वक्र की बात करूं, अगर $1 आपका ₹R का है, आप Q क्वांटिटी डॉलर की मांग करेंगे, डॉलर की वैल्यू कम हो गई, सॉरी पूर्ति नॉट मांग, डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो डॉलर की पूर्ति भी कम होगी। प्राइस कम हुआ अगर, तो ऑब्वियस सी बात है पूर्ति भी कम हो जाएगी, है ना। मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री के लोगों को अगर मैं ₹R देती हूँ तो मुझे $OQ देते हैं, अगर मैं उन्हें कम R1 देती हूँ तो मुझे कम डॉलर देंगे, तो डॉलर की पूर्ति कम हो जाएगी। तो ये पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है डॉलर का या किसी भी फॉरेन करेंसी का, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर, जैसे कि पूर्ति वक्र हमने पहले भी सीखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आपने सोचा मांग और पूर्ति मैम बीच में क्यों ले आई? इसलिए क्योंकि आज की डेट में किसी भी विदेशी विनिमय का दर का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। जैसे वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, ऐसे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ये आपका मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। याद कीजिए, मांग वक्र पूर्ति वक्र को किसी एक संतुलन बिंदु पर कट करता है। यहाँ ई पॉइंट पे कट किया, ये संतुलन कीमत डिसाइड हो गई OR, ये संतुलन मात्रा डिसाइड हो गई। लेकिन ये वस्तुओं की नहीं है, ये विदेशी मुद्रा की है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने एक्स एक्सिस पर रखा है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट
मैंने वाई एक्सिस पर रखा है। तो कैसे फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला $1 70 रुपीज का है, तो ये 70 रुपीज कैसे डिसाइड हुए, जब मांग और पूर्ति की शक्तियों ने ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया यानी काटा, तो एक कीमत डिसाइड हो गई, वही ये 70 रुपए थी कि $1 अगर आप खरीदेंगे तो 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसे आप विदेशी विनिमय दर कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। और एक चीज बता दूं, इसे लचीली विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। इंग्लिश में बोलूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाएगा इसे, ठीक है। तो ये थी आपकी डिमांड और सप्लाई की हेल्प से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। ये 8th पॉइंट था हमारा जो हमने डील किया। अब आते हैं अपने 9th पॉइंट पर जो इसी से रिलेटेड है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का भी बनता है, 4 मार्क्स का भी बनता है। क्या है टॉपिक, जरा देखिए। हमने डिसाइड कर लिया कि मांग और पूर्ति के इंटरसेक्शन से, यानी कि मांग और पूर्ति जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर मांग में परिवर्तन हो गया तो हम ज्यादा विदेशी करेंसी मांगने लग गए तो भी क्या वही 70 रुपए रहेगा $1, या मांग करने लग गए, या वो ज्यादा पूर्ति करने लग गए विदेशी मुद्रा की, या कम करने लग गए, नहीं रहेगा ना वही 70 रुपए, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे वो चेंज आएगा वो हम समझते हैं। पहले बात करती हूँ मांग में परिवर्तन के कारण क्या चेंज आएगा विदेशी विनिमय दर में। पहले मांग में वृद्धि, फिर मांग में कमी। देखिए जरा डायग्राम से समझते हैं। ये डिमांड कर्व हमारा डीडी, ये सप्लाई कर्व एस या खाली एस लिख दीजिए, इस ई पॉइंट पे कट किया। विदेशी विनिमय दर OR डिसाइड हो गई और क्वांटिटी OQ डिसाइड हो गई। आप खाली विदेशी विनिमय दर पर ध्यान दीजिए। अगर किसी कारण से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई, मान लीजिए विदेश में हम मेडिकल फैसिलिटी लेने जाने लगे, इलाज कराने जाने लगे, पढ़ने जाने लगे, घूमने जाने लगे, तो विदेशी करेंसी ज्यादा चाहिए, तो विदेशी मुद्रा का मांग वक्र राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं और इसका नाम D1 है। वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, और इस मांग में सप्लाई वही है, पूर्ति वही की वही है, पर मांग में वृद्धि के कारण ये देखिए यहाँ इंटरसेक्शन हुआ E1 पॉइंट पर, और E1 पॉइंट पे जब पॉइंट काटा तो देखिए कीमत बढ़ गई, विदेशी विनिमय दर बढ़ गई। यानी अगर डिमांड इंक्रीज होती है, ये देखिए अगर डिमांड इंक्रीज होती है, विदेशी मुद्रा की मांग इंक्रीज होती है, तो फॉरेक्स लिखा है मैंने, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर बढ़ जाएगी। और अगर मांग कम होगी तो विदेशी विनिमय दर घट जाएगी। जैसा कि डायग्राम बता रहा है, किसी कारण से मांग कम हो गई, मांग सप्लाई वही है, इस E2 पॉइंट पे कट हुआ, तो ये देखिए विदेशी विनिमय दर कम होकर R2 आ गई। तो अगर मांग कम करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, विदेशी विनिमय दर कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा मांग में परिवर्तन का क्या असर हुआ विदेशी विनिमय दर पर। अब देखते हैं पूर्ति में परिवर्तन का क्या असर होगा। ड्यू टू चेंज इन सप्लाई व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले पूर्ति में वृद्धि, फिर पूर्ति में कमी। वृद्धि कमी लिखना है, याद रखना, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखें जरा डायग्राम के हिसाब से, ये आपका सप्लाई कर्व है, दिस इज डिमांड कर्व, इस ई पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ और ये विदेशी विनिमय दर OR डिसाइड हो गई। अब किसी कारण से विदेशी हमारे यहाँ ज्यादा आने लगे और मुद्रा लगाने लगी। आप समझ लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI देश में ज्यादा आने लगी, वो घूमने ज्यादा आने लगे, इलाज कराने ज्यादा आने लगे, हमारे देश में संपत्तियां ज्यादा खरीदने लगे। किसी भी कारण से विदेशी मुद्रा की सप्लाई हमारे देश में बढ़ गई और ये सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इस बात को याद रखना, नीचे की तरफ यानी दाईं ओर सप्लाई कर्व में वृद्धि होती। तो अब क्या हुआ, डिमांड कर्व तो वही है, देख रहे हो मेरा पेन, सप्लाई कर्व बढ़ गया इस E1 पॉइंट पर, तो ये देखो विदेशी विनिमय दर घट गई, तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो फॉरेक्स कम हो जाएगा। फॉरेक्स फिर बता रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर कम हो जाएगी अगर सप्लाई बढ़ती है तो। आपको पता है ना, किसी भी वस्तु की सप्लाई बढ़े तो उसकी कीमत कम हो जाती है, बस वही रूल यहाँ लग रहा है। और अगर सप्लाई घट जाए, जैसा कि ऊपर है दिखा रही है डायग्राम देखिए,
इसने डिमांड कर्व को यहाँ कट किया E2 पॉइंट पर, तो देखिए विदेशी विनिमय दर बढ़ गई। तो सप्लाई की डिक्रीज होने से फॉरेक्स बढ़ जाता है, विदेशी विनिमय दर बढ़ जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। क्या चेंज होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर डिमांड में चेंज आ जाए या सप्लाई में चेंज आ जाए तो। अब पढ़ रहे हैं बच्चे टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है विदेशी, और अगर डिफरेंस पूछ लिया तो 3 मार्क्स में आ जाएगा कि विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की है। तो देखें जरा, 3 तरह की विदेशी विनिमय दर मैंने लिखी है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर और प्रबंधित तरणशीलता, 3 तरह की विनिमय दर होती है। मैंने अभी अभी आपको जो थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 9 में बताया वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम समझाया, क्योंकि आज की डेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ एक बार। इट इज अ सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जब फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है तो उसे लचीली विनिमय या नम्य भी कहते हैं, नम्य विनिमय दर कहा जाता है। और यहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। अभी देखा आपने मांग और पूर्ति में, मैंने बताया था आपको पॉइंट नंबर 9 में कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण विदेशी विनिमय दर बढ़ रही थी या घट रही थी। यह है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि लचीली विनिमय दर। इससे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता था। क्या है वो? इस अवस्था में, पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, इस व्यवस्था में देश की सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय दर आधिकारिक रूप से निश्चित करती है, यानी गवर्नमेंट बताती है कि $1 कितने रुपए का होगा। एक्चुअली यहाँ पर रुपए या डॉलर की बजाय हर विदेशी मुद्रा को गोल्ड में नापा जाता था कि $1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, $1 इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, ऐसे एक येन इज इक्वल्स टू 0.10 ग्राम ऑफ गोल्ड, ऐसे करके, यानी गोल्ड में नापा जाता था। देखिए क्या है, 1880 से 1914 तक अपनाया गया था ये आपका जो स्थिर विनिमय दर था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्य सोने के निश्चित भार के रूप में घोषित करता था। जैसे $1 अपनी मुद्रा का मूल्य, भाई कुछ ऐसा कर लिया कि मान लीजिए, मैं चलो रुपए में बताती हूँ कि 100 रुपए इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम गोल्ड, ऐसे डिसाइड कर लेते थे। 100 रुपए इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम गोल्ड। हम हर एक मुद्रा में ना डिसाइड करके गोल्ड में डिसाइड करते थे। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ज्यादा नहीं चलता है, या तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है विदेश सभी जगह वर्ल्ड में, या मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट चलता है। इंग्लिश में देखें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक्सचेंज रेट, एक करेंसी का कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मांग और पूर्ति की शक्तियां, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जिसे आप मार्केट फोर्सेस भी कहते हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। हमारे देश में कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता है? फिक्स्ड ना, फ्लेक्सिबल नहीं, तो फिर कौन सा? फ्लेक्सिबल और फिक्स का मिश्रण, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, प्रबंधित तरणशीलता। ये सिस्टम इन दोनों फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिश्रण है। अब देखें जरा क्या है इसका मीनिंग। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक बताओ, RBI, यस, जिसमें केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है। बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है का मतलब फ्लेक्सिबल हो गया, ये तो लचीली विनिमय दर हो गई मांग और पूर्ति के द्वारा, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर डिसाइड होती है। पर देखिए, पर यहां लिखा था सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, पर यहां क्या है? परंतु समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इस दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी करता रहता है। यानी
किसी भी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों से ही हुआ, लचीली की तरह। लेकिन साथ साथ अगर कभी ऐसा लगता है केंद्रीय बैंक को कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया मुद्रा का रेट या बहुत कम हो गया, देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो हस्तक्षेप भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार भी कंट्रोल करती है और मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए ये स्थिर और लचीली दर का मिश्रण है जो कि सरकार प्रबंधित करती है, कंट्रोल करती है। इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज, है ना, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंटरवेंशन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि एक्सचेंज रेट कहीं ज्यादा या कम हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हमारा नेक्स्ट यानी 11वां टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, विदेशी विनिमय बाजार क्या है और इसके कार्य क्या है। अगर खाली आपसे विदेशी विनिमय बाजार पूछा तो 1 नंबर में, कार्य के साथ पूछा तो 3 से 4 नंबर में आ सकता है। तो विदेशी विनिमय बाजार बहुत सिंपल है, एक ऐसा बाजार जहां फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। आपको बता दूं बच्चों, ऐसा कोई बाजार दुकानों पर नहीं होता। विदेशी करेंसी खरीदी जाती है आरबीआई या उसके द्वारा निर्धारित एजेंट बैंकों से। बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज जो है उन्हीं के थ्रू हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो उसी सिस्टम को आप कहते हैं विदेशी विनिमय बाजार। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। 3 कार्य हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। स्थानांतरण कार्य, साख कार्य और हेजिंग कार्य, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरण कार्य की यानी ट्रांसफर फंक्शन की। एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का यूज होता है और वो किसकी हेल्प से होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से। यही है, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें इसको, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, एक्चुअली नॉट डिक्टेट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो आप लोगों को सुनना है बहुत ध्यान से वीडियो को ताकि आप लिख सकें। ट्रांसफर फंक्शन में इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज involved in transaction. That means to purchase goods and services from the foreign market, we need Videshi mudra, we need foreign currency that is helped by foreign exchange market. अगला काम है क्रेडिट फंक्शन या साख कार्य। आप जानते हैं कभी भी विदेशों से खरीदना और बेचना होता है, फॉरेन करेंसी जो भी हम खरीदते हैं, नॉट वी, जब भी विदेशी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू खरीदी और बेची जाती हैं, तो उसमें उधार लेन देन चलता है। तो उधार लेन देन के लिए भी विदेशी विनिमय बाजार की भूमिका होती है। यह विदेशी व्यापार के लिए साख प्रदान करता है। साख मतलब क्रेडिट प्रदान करता है। ज्यादातर 3 महीने के बिल बनाए जाते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है इसे। 3 महीने के बिल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ, हमने सपोज कनाडा से कुछ खाद खरीदी, फर्टिलाइजर्स खरीदे सपोज, या कंपोस्ट खरीदी हमने तो कनाडा से, और उन्हें हमें पेमेंट करनी है। तो हम आज खरीद लेते हैं, पेमेंट 3 महीने बाद लिख कर दे देते हैं कि हम 3 महीने बाद जो है पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए एक बिल बना दिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए। तो अब जब हम पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे ऐसा बिल दे देते हैं, या आप ये कह लीजिए हम बेच रहे हैं खाद, मैं उसको ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ। कनाडा को हम खाद बेच रहे हैं तो कनाडा हमसे कहता है, कनाडा ने हमें बिल दे दिया कि ठीक है जी 3 महीने बाद पेमेंट ले लेना। अब हमने खाद बेच दी, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके 3 महीने के लिए हमें जो वेट करना पड़ेगा उधार के लिए, तो अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, 3 महीने बाद आएंगे। तो हम वो बिल क्या करते हैं, हम वो बिल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से कैश करवा लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से कैश करवा लेते हैं का मतलब क्या हुआ, हम वो बिल आरबीआई को देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उसके बदले में हमें कैश मिल जाता है, या उसकी एजेंसीज है बहुत सारी, उसके बदले में हमें कैश मिल जाता है। 3 महीने तक हम अपना काम चला लेते हैं, और जब हमें पैसा मिलता है वापस तो हम उस बिल का भुगतान उस एजेंसी या आरबीआई को वापस कर देते हैं। तो साख के कार्य के लिए यानी क्रेडिट फंक्शन के लिए भी विदेशी बाजार का होना जरूरी है। तीसरा है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है, जब निर्यातक और आयातक यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर
मौजूदा कीमतों और विनिमय दर पर भविष्य की तारीख पर सामान बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हेजिंग कहा जाता है। देखिए, इसको आप ऐसे समझें कि आज आप डील कर रहे हैं, सपोज आप टॉयज परचेज कर रहे हैं अमेरिका से और यहाँ बेचने के लिए, तो आप आज की डेट में डील कर लेते हैं। सपोज आप एक डॉल है जो कि अमेरिका में 200 रुपए की है, 200 रुपीज की है, ठीक है। तो आज आप परचेज कर लिया, 210 रुपए की मानती हूँ, $1 70 रुपए का है, तो $3 के बदले में वो डॉल आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए आज आपने ऑर्डर दे दिया 100 डॉल का, किस रेट से? $1 70 रुपए के हिसाब से, तो $3 की यानी 210 रुपए की एक डॉल हो गई। आज आपने ऑर्डर दे दिया और आप बोलते हैं कि इसकी पेमेंट मैं 1 महीने बाद करूंगा या करूंगी और मुझे डॉल भी 1 महीने बाद चाहिए। तो इसका मतलब फ्यूचर के लिए अगर आप आज ही कोई सौदा कर लें तो उसे हेजिंग कहा जाता है, हेज कहा जाता है। पर आपकी इस बात पर विश्वास कौन करेगा? आपकी इस बात को जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एजेंसियां हैं वो गारंटी देंगी सामने वाले को। आपकी भी गारंटी आपके देश की फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देगा और उनके देश का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उनकी गारंटी देगा कि भाई मुकरेंगे नहीं, 3 महीने बाद इसी रेट पर खरीदना और बेचना हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन, जो बहुत जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये काम जो करता है बहुत जरूरी है। फ्यूचर के रेट्स जो विदेशी मुद्रा के घटते हैं बढ़ते हैं, उस रिस्क से सेलर को, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बचाव करने के लिए, बचाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि विदेशी विनिमय या मुद्रा बाजार कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक इंग्लिश में स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, या हिंदी में चालू या हाजिर बाजार कहा जाता है, या वायदा बाजार। देखिए जरा, अगर ये कोई अलग बाजार नहीं है कि रानी बाग हो गया, पीतमपुरा हो गया, नहीं, ये वहां पर की गई लेन देन के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर आप आज ही विदेशी मुद्रा खरीद रहे हैं, आपने डॉलर खरीदा, डॉलर आपके हाथ में आ गया और रुपया उनके पास चला गया, यानी रूटीन में, रोजमर्रा का दैनिक प्रकृति में जो कार्य कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा की खरीद और बेच कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आप स्पॉट मार्केट, चालू या हाजिर बाजार। आज ही डॉलर खरीदा, आज ही रुपया दे दिया, तो उसे चालू या स्पॉट मार्केट कहा जाता है। लेकिन आपने आज ना डॉलर लिया ना रुपया दिया, सिर्फ आपने वायदा किया कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, $1 70 रुपए का है, मैं आपको 70 रुपए दूंगी और $1 ले लूंगी, पर 1 महीने बाद, 1 महीने बाद चाहे जो मर्जी रेट हो, मैं आज की रेट के हिसाब से आपको पेमेंट दूंगी और आप मुझे डॉलर देंगी। तो ये अगर आप इस तरीके से अगर आप फ्यूचर के लिए आज ही करार कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह, जो कि मैंने अभी आपको हेजिंग फंक्शन में बताया, उस तरह की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस तरह के बाजार को फॉरवर्ड मार्केट या वायदा बाजार कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी डिफरेंस के तौर पर पूछा जा सकता है। बच्चों, मैं अब आपको हर पेज की एक वीडियो स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हूँ, ताकि आप वीडियो सेंड कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें नोट्स बनाने के लिए। ये पेज नंबर 1 है हमारा, पॉइंट से पता चल जाएगा आपको। दिस इज योर पेज नंबर 2। क्लिक करके नहीं भेज सकती हूँ, नहीं तो भेज देती, वीडियो के अंदर नहीं भेजा जा सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेकिन नोट्स बनाने के लिए। ये उसी पॉइंट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है आपकी हेल्प के लिए मैं, कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 और 5 आ गए, रिवीजन करने में आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 एंड 7 मैं रोक के रख रही हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। पॉइंट नंबर 8
9, this is 10, 11, 11 को मैंने इंग्लिश में बोला है साथ साथ, यहाँ हालांकि हिंदी में लिखा है, तो आप उसको समझकर, सुनकर और नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट 12। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि आपने एक्सरसाइज के तौर पर देखें। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा क्या है, विदेशी विनिमय क्या है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए साथ साथ बोल रही हूँ। क्या कारण है मांग और पूर्ति के, फॉरेन करेंसी की मांग और पूर्ति किन कारणों से होती है। ये 6 मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मांग के कारण भी देने और पूर्ति के भी देने। उसके बाद क्या असर पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, विदेशी विनिमय दर पर, अगर मांग बढ़ जाए या घट जाए। 6 मार्क्स का फिर इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के पॉइंट्स अलग अलग देने हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, विदेशी विनिमय बाजार क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, इसकी कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का क्या असर पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, यानी मूल्यह्रास और अवमूल्यन का निर्यात और आयात पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं मूल्यह्रास और अवमूल्यन का एक ही जैसा असर पड़ेगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि चाहे डेप्रिसिएशन आए या डीवैल्यूएशन आए आपका आंसर एक जैसा हो। 6 मार्क्स इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट पर असर बताना है और एक्सपोर्ट पर बताना है। डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन का एक ही जैसा असर पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन आपके पास है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या अंतर है, यानी कि मूल्यह्रास और अवमूल्यन में आपको अंतर देना है 3 नंबर के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, यानी चालू बाजार और हवाला बाजार में अंतर। मैं स्क्रीन के ऊपर सामने शीट रख रही हूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकें और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरी आवाज सुनकर लिख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंप्लीट 12 पॉइंट्स में। यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, पूरी वीडियो पूरा लेक्चर एक साथ नहीं देखें, आप उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके देखें। 12 पॉइंट्स हैं तो 4-4 पार्ट्स के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट बना लें। थोड़ा सा पढ़ें, समझें, बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं जो भी, उससे टॉपिक को कोरिलेट करें, नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल बहुत आसानी से आपको मार्क्स दिलवा सकता है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम मीता जुनेजा फ्रॉम SKV पुटकला।